नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में जारी हिंसा में नया मोड़ आ गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया, बांग्लादेश छोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा जमा लिया। देश के हालात पर सेना प्रमुख ने बयान जारी करते हुए प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की है। इससे पहले रविवार को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू विरोध प्रदर्शन एक बार फिर उग्र हो गया। इस हिंसक आंदोलन के कारण 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हिंसा को रोकने के लिए देश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और कर्फ्यू लगा दिया गया। सरकार ने 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी। इस सब के बाद भी हालात काबू में नहीं आ सका। बांग्लादेश में जारी हिंसा के चलते भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी। उधर संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भी हिंसा पर चिंता जताते हुए इसे तत्काल रोकने की अपील की है। वहीं पिछले महीने यहां के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अधिकांश व्यवस्था को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक बार फिर हिंसा की आग फैल गई। आइए जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश में दोबारा क्यों भड़क गई आरक्षण की आग। ये आंदोलन कब और कैसे शुरू हुआ? बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था क्या है जिसका विरोध हो रहा है? इस प्रदर्शन में अब तक क्या क्या हुआ? प्रदर्शनकारियों की क्या मांग है? सारा डिटेल्स हम इस रिपोर्ट में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बांग्लादेश में अभी क्या हो रहा है। देश में जारी हिंसा के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ ढाका छोड़कर चली गई। इससे पहले रविवार 4 अगस्त को देश भर में हुई हिंसा में करीब 100 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाई, जिसके चलते ये मौत हुई। रविवार को हुई मौत की संख्या, जिसमें कम से कम 14 पुलिसकर्मियों भी शामिल हैं। आंकड़ा बांग्लादेश के हालात के इतिहास में किसी भी विरोध प्रदर्शन में एक दिन में सबसे अधिक है। इससे पहले 19 जुलाई को 67 लोगों की मौत हुई थी। उत्तर पश्चिमी शहर सिराजगंज के इनायतपुर थाने पर हुए हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए। बताया गया कि रविवार की दोपहर कुछ लोगों ने थाने पर आकर हमला कर दिया। कुछ जगहों पर सत्ताधारी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़प भी हुई। झड़प में आवामी लीग के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौत भी हुई है। रविवार शाम से पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। रेलवे ने अपनी सेवाएं निलंबित कर दी और देश का वस्त्र उद्योग बंद कर दिया गया। सरकार ने रविवार को शाम 6 बजे से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा की और सोमवार से 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर दी। हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान दूसरी बार सरकार ने हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप भी बंद कर दिया गया। जुलाई में छात्र समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद हुई हिंसा में 300 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए हैं। अब जानते हैं बांग्लादेश में कैसे शुरू हुई थी हिंसा। कहानी 1971 से शुरू होती है। ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध जून महीने के अंत में शुरू हुआ था, तब यह हिंसक नहीं था। हालांकि मामला तब बढ़ गया जब इन विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग सड़क पर उतर आए। 15 जुलाई को ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों की पुलिस और सत्तारूढ़ आवामी लीग समर्थित छात्र संगठन से झड़प हो गई। इस घटना में कम से कम 100 लोग घायल हो गए। अगले दिन भी बांग्लादेश में हिंसा जारी रहा और कम से कम 6 लोग मारे गए। 16 और 17 जुलाई को भी झड़पें हुई और प्रमुख शहरों की सड़कों पर गश्त करने के लिए अर्धसैनिक बलों के तैनाती किया गया। 18 जुलाई को कम से कम 19 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 जुलाई का 67 लोगों की जान चली गई। इस तरह से इस हिंसक आंदोलन के चलते अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अब सवाल उठता है कि आरक्षण 1972 में दिया गया तो आंदोलन अभी क्यों हो रहा है? 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। जून में उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के फैसले को भी गैरकानूनी बताया था। कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सरकार की अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर दी। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री
हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार की संज्ञा दी। दरअसल बांग्लादेश के संदर्भ में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने के आरोप लगता था। विरोध प्रदर्शन के केंद्र में बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान था। 1972 में शुरू की गई बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था ने तब से कई बदलाव हो चुके हैं। 2018 में जब इसे खत्म किया गया तो अलग अलग वर्गों के लिए 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। समय समय पर हुए बदलावों के जरिए महिलाओं और पिछड़े जिलों के लोगों को 10-10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस तरह 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और 1% दिव्यांग कोटा दिया गया। हालांकि हिंसक आंदोलन के बीच 21 जुलाई को बांग्लादेश के शीर्ष न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अधिकतर आरक्षण खत्म कर दिया। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर क्या फैसला सुनाया। अब सवाल उठता है, कोर्ट ने लगभग आरक्षण खत्म कर दिया, फिर क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंदोलन और उग्र हो गया। छात्र संगठनों ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब विरोध प्रदर्शन का अंत नहीं है और इन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी अभी कई मांगे हैं जिन्हें सरकार को पूरा करना होगा, तभी वे प्रदर्शन समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा अब हम अपने भाइयों की जान के लिए न्याय चाहते हैं। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और जो लोग दोषी है उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। छात्र समूह उन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को हटाने की मांग कर रहे थे जहां प्रदर्शनकारियों को हिंसा का सामना करना पड़ा और उन राजनेताओं को भी हटाया जाना चाहिए जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के बारे में भड़काऊ टिप्पणी फैलाई। ढाका विश्वविद्यालय के छात्र और विरोध प्रदर्शन के समन्वयक हसीब उल इस्लाम ने कहा कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सकारात्मक मानते हैं, लेकिन कि आरक्षण संशोधित विधेयक संसद में पारित किया जाए। इस्लाम ने कहा कि विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी संशोधन मांगे के अनुसार एक कार्यकारी आदेश जारी नहीं करती। अब जानते हैं इस पूरे मामले पर सरकार का क्या रुख रहा है। बांग्लादेश में ताजा हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा पैनल की बैठक की। इसके बाद एक बयान में पीएम हसीना ने कहा जो लोग इस समय सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मैं अपने देशवासियों से इन आतंकवादियों का सख्ती से दमन करने की अपील करती हूँ। राजधानी ढाका में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तोड़फोड़ हुई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री सामंत लाल सेन ने कहा कि अस्पताल पर हमला अस्वीकार है, हर किसी को इससे बचना चाहिए। विरोध के शुरुआत प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरक्षण प्रणाली का बचाव करते हुए कहा था कि युद्ध में अपने योगदान के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उनका राजनीतिक जुड़ाव कुछ भी हो। उनकी सरकार ने मुख्य विपक्षी दलों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पार्टी पर अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस बीच सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने पीएम हसीना से सड़कों से सैनिकों को हटाने और संकट को हल करने के लिए राजनीतिक पहल करने का आग्रह किया। वहीं सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमान ने कहा सेना हमेशा लोगों के हितों और देश की किसी भी जरूरत के लिए मौजूद रहेगी। फिर आंदोलन इतना बढ़ गया कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए और प्रधानमंत्री को सेना ने इस्तीफे की मांग कर दी। फिर शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर चली गई। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें BS24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।